We will study about continuous passive movement, that is CPM. So what is CPM? So it is a motorized device that moves one or more joint at a controlled speed through a preset range of motion. Continuous passive motion is used to restore early range of motion, delaying atrophy and improving joint lubrication. अब बच्चों जो ये कंटिन्यूस पैसिव मोशन है, पहले तो आप नाम से ही समझने की कोशिश करो. कंटिन्यूस मीन्स रेगुलर, लगातार. पैसिव मीन्स कोई और करा रहा है. क्या करा रहा है? मूवमेंट, मोशन करा रहा है. यानी कि कोई और चीज़ इधर मैनुअली और मैकेनिकली आपका बार बार एक कंटिन्यूस मैनर में किसी जॉइंट की मूवमेंट कराए. ठीक है. तो अब ये तो ह्यूमन के लिए करना इतना पॉसिबल है नहीं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर किसी के मान लो नी में प्रॉब्लम है. ठीक है. अब मैं किसी थेरेपिस्ट को बोलूँ कि आप भाई इसको CPM कर दो मैनुअली, तो थेरेपिस्ट क्या करेगा? उसके नी को अच्छे से पोजीशन करेगा, प्लेसमेंट करेगा, अपनी हैंड ग्रिप लेगा और बार बार उसके नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराएगा कंटिन्यूसली. बट वो थक जाएगा, राइट. वो नहीं करा पाएगा क्योंकि उसको और भी पेशेंट्स को देखना होगा, है ना. तो क्या किया फिर? एक डिवाइस बना लिया, मोटराइज डिवाइस. ठीक है. एक मशीन बना ली कि भाई थेरेपिस्ट को खड़ा नहीं होना पड़ेगा, ये मशीन अपने आप उसका नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर देगी. फिर भाई ये हुआ कि भाई थेरेपिस्ट को तो पता होगा कि मुझे कितने एंगल पे मोड़ना है पैर को, कितनी स्पीड से मोड़ना है पैर को, है ना. क्योंकि भाई थेरेपिस्ट को तो पता होगी ये चीज़ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ हिज पेशेंट, है ना. तो फिर क्या बात की गई कि जो भाई जो मशीन है वो अपने आप ही सेट हो जाएगी. सॉरी, अपने आप सेट नहीं होगी, आपको उसे सेट करना पड़ेगा. फिर वो अपने आप अपनी मूवमेंट करा देगी जितने पे आप सेट करोगे, जिस रेंज में सेट करोगे, जिस मोशन में सेट करोगे, जितनी डिग्री पे सेट करोगे उतनी डिग्री पे वो काम करेगी, उसके ऊपर नीचे वो नहीं जाएगी. तो दिस इज़ हाउ CPM वर्क्स. यानी कि आपके पास एक मशीन होती है, मशीन में आपने सारी चीज़ें डाल दी कि हाँ भाई इस पेशेंट का ये जॉइंट मूव कराना है इतने इतने एंगल पे इतनी देर तक इस मोशन में, तो वो सब डाल दी. This is called CPM. This is the basic principle of continuous passive movement. ठीक है. So CPM is the antithesis of immobilization, a common post-surgical management technique. To deter the unwanted effects of immobilization, CPM devices deliver gentle stress to the healing tissue. अब ये यूजुअली हम CPM कब देते हैं? जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद यूजुअली फ्रैक्चर्स के बाद हम CPM पे जाते हैं, या फिर कोई लिगामेंट टियर हुआ है, सर्जरी हुई जिसकी वजह से पेशेंट को इमोबिलाइज होना पड़ा है, लेट इट बी फॉर एनी रीज़न, उसके बाद वी गिव CPM नॉर्मली. तो रॉबर्ट सॉल्टर करके नाम का एक कैनेडियन फिजिशियन था, उसने ये बताया कि जो CPM है ना वो आपको 3 तरीके से बेनिफिशियल है. CPM अगर आप करते हो पेशेंट का, ठीक है, तो वो क्यों फ़ायदेमंद है. उसने बताया कि एक तो ये न्यूट्रिशन इन्हांस करता है, ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, क्योंकि जॉइंट सरफेस पे तो आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज ही मिलेगा, है ना. इट स्टिमुलेट्स टिश्यू रिमॉडलिंग एंड रीग्रोथ ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज. इट एक्सेलरेट्स द हीलिंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट. तो उन्होंने ये 3 फ़ायदे बताए कि हाँ भाई CPM करने से ये फ़ायदे होंगे और आपको ये करने चाहिए. ठीक है. तो जो CPM है वो हम अलग अलग जॉइंट्स का कर सकते हैं, या फिर 2-3 जॉइंट्स का, जैसे अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी का एक साथ भी कर सकते हैं. जैसे ये आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड पे देयर इज CPM फॉर एंकल, ठीक है, राइट साइड पे देयर इज CPM ऑफ नी, देन CPM ऑफ रिस्ट, हैंड, शोल्डर वगैरह. ये सब भी अलग अलग तरीके की डिवाइसेज आते हैं. अब जो CPM के डिवाइस है उसको हमने 3 उसमें बांटा है बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर: फ्री लिंकेज, एनाटॉमिकल एंड नॉन एनाटॉमिकल. तो फ्री लिंकेज डिज़ाइन में क्या होता है? इट इज़ सिमिलर टू मैनुअली मूविंग द पेशेंट लिम्ब थ्रू द ROM by grasping its proximal and distal end of the joint. Because the joint itself is not supported, free linkage units are not suitable for unstable joint. ठीक है. तो इन्होंने क्या बोला कि जो फ्री लिंकेज डिज़ाइन है वो सेम जैसे कोई थेरेपिस्ट पैसिव मोशन कराए ऐसा ही होता है. क्यों? क्योंकि ये डिज़ाइन पेशेंट का जो जॉइंट है उसके ऊपर नीचे वाले हिस्से को पकड़ के मूवमेंट करवाता है, बट ये इतना सूटेबल नहीं होता यूजुअली अनस्टेबल जॉइंट्स के लिए. फिर दूसरा डिज़ाइन आता है हमारा एनाटॉमिकल डिज़ाइन. तो CPM डिवाइसेस दैट इनकॉर्पोरेट्स एन एनाटॉमिकल डिज़ाइन
attempt to mimic the natural motion of the involved joint and the proximal joint. यानी कि जिस joint पे प्रॉब्लम है वो तो है ही है, उसके ऊपर वाला joint भी. So these are the most suitable for knee. अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेरे को नी के लिए CPM लेना है तो मैं कौन से डिज़ाइन का मशीन लूँ CPM की, तो आपकी पहला नाम आपके उस पर आना चाहिए एनाटॉमिकल डिज़ाइन के लो, बिकॉज इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द नी. फिर आते हैं हमारे नॉन एनाटॉमिकल डिज़ाइन. So non-anatomically designed CPM units make no attempt to replicate the natural joint motion with compensatory movement occurring between the patient extremity and the CPM carriage. ठीक है, तो अब हम इन पैरामीटर्स पे इन तीनों को कंपेयर करेंगे. जॉइंट स्टेबिलिटी के मामले में anatomical design is very good, free linkage is very poor and non-anatomical is fair. Control of ROM में free linkage very poor, then anatomical is excellent, non-anatomical is fair. ऐसे ही इन्होंने टोटल ROM, मल्टी एक्सिस मोशन, एडजस्टेबल टू द मोशन, ये सारे पैरामीटर्स रखे हैं, 5 पैरामीटर्स, और इनके बेसिस पे इनको जज किया गया है तीनों को. अब प्राइमरी इफेक्ट्स क्या आते हैं CPM के? एक तो ये इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन आर्टिकुलर सरफेस का, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाता है उसकी, और रीमॉडलिंग करता है कोलेजन फाइबर्स की अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रेस. इट इम्प्रूव्स अर्ली रेंज ऑफ मोशन, इम्प्रूव करता है, एडिमा रिडक्शन में हेल्प करता है, पेन को भी रिड्यूस करता है वाया दी सेकेंडरी मैकेनिज्म. ठीक है, इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हीलिंग टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू. सो दिस इज द फ्लो चार्ट शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ CPM. ठीक है, यूजेस ऑफ CPM. अब CPM हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? टू इंक्रीज द ROM, फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द जॉइंट, फॉर लिगामेंट हीलिंग, फॉर पेन रिडक्शन, फॉर एडिमा रिडक्शन. अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीज ROM की. अब CPM से हमारा रेंज ऑफ मोशन कैसे इंक्रीज होगा? तो CPM को हमें रिहैबिलिटेशन के अर्ली फेज़ में ही यूज़ कर लेना चाहिए. मान लो कोई पेशेंट आया जिसको नी में फ्रैक्चर था या नी का उसका लिगामेंट टियर हुआ है, तो आप शुरुआत में ही उसको CPM पे डाल दो. ठीक है, सो इट इज़ इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग ROM कॉज्ड बाय सॉफ्ट टिश्यू रेस्ट्रिक्शन. देन स्टैटिक स्ट्रेचिंग. तो अगर मैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग कंपेयर करूँ CPM से, तो ये ज़्यादा अच्छा इन इम्प्रूविंग द रेंज ऑफ मोशन. देन स्टैटिक स्ट्रेचिंग. व्हेन गिवन फ्री रीन टू कंट्रोल ROM, पेशेंट यूजिंग कंफर्ट एज देयर गाइड इंक्रीजेज देयर ROM बाय 6 to 7 डिग्रीज पर डे. तो देख लो कितना जल्दी प्रोग्रेशन आ रहा है कि पेशेंट का 6 से 7 डिग्री रोज़ बढ़ रहा है ROM. When is applied immediately following surgery, CPM can be effective in increasing the amount of knee flexion, but this effect has not been substantiated following total knee arthroplasty. अगर आपकी नी की सर्जरी हुई है और आपने तुरंत ही CPM लगा दिया तो बहुत वंडरफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बट इसका इफेक्ट टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी के बाद इतना देखने को नहीं मिलता. ठीक है, तो ये रिसर्च कहती है द नीड फॉर मैनिपुलेशन ऑफ द नी जॉइंट फॉलोइंग आर्थ्रोप्लास्टी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड बाय द यूज ऑफ CPM. However, the use of CPM alone does not fully restore ROM and has little effect on muscle strength. Manual or active therapy is required to fully restore strength and ROM. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ भाई CPM मेरा रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करा देगा पेशेंट का, बट क्या सिर्फ CPM ही रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ कराएगा? नो. CPM आपको मदद करेगा, पेशेंट को मदद करेगा उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने में, बट CPM उसका ऐसा नहीं कि हाँ पे 100% CPM इंक्रीज़ कर ही देगा. आपको और भी एक्टिविटीज़ और भी एक्सरसाइजेज पेशेंट को बतानी पड़ेंगी एंड पेशेंट हैज़ टू डू डैट. दूसरी बात, CPM से कभी भी मसल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ आपकी तभी बढ़ेगी जब आपका पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल को, और CPM में कोई प्रोसीजर नहीं है जहाँ पे पेशेंट मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो. ठीक है, तो मसल स्ट्रेंथ नहीं आती CPM से. देन जॉइंट न्यूट्रिशन. अब ये जॉइंट न्यूट्रिशन देने में भी हेल्प करता है. कैसे? अब जो मेनिस्का है और आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं नी के अंदर या फिर किसी भी जॉइंट के अंदर, वो एवास्कुलर होते हैं. ठीक है, मतलब उनकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो भाई वो अपने न्यूट्रिशन लेते कहाँ से हैं फिर? तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जॉइंट के बीच में, उससे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं. अब क्योंकि मैंने पेशेंट को बिल्कुल इमोबिलाइजेशन पे डाल दिया, उसकी वेट बेयरिंग ही नहीं हो रही, तो साइनोवियल फ्लूइड है वो जॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पा रहा. ठीक है, तो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो जॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है, जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो मेनिस्का है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा.
So the application of CPM is thought to stimulate the circulation of synovial fluid and causes the menisci and cartilage to increase uptake of nutrients. क्योंकि पैसिवली मोशन तो हो ही रहा है ना, तो इसलिए ये स्टिमुलेट कर देता है इन सारी चीज़ों को. The use of early CPM for articular cartilage defect assists in the healing process, maintaining joint ROM, and has a better functional outcome than early active motion. So AROM can place unwanted compressive force on joint surface as in the case of osteochondral defects और chondromalacia. ठीक है, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है. तीसरा जो उसका यूज़फुल इफेक्ट है, इट इज़ इन लिगामेंट हीलिंग. तो जो अगर हम CPM का अर्ली यूज़ करें तो वो हीलिंग प्रमोट करता है. So initial ROM immediately following surgery is increased in patients who receive CPM relative to those patients who are not receiving CPM. अगर हम CPM को एकदम immediately सर्जरी के बाद लगा दें तो इसका जो पेशेंट की या फिर जो ग्राफ्ट की बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होती हैं, ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में. तो फोर्थ इज़ दी पेन रिडक्शन. तो अगर हम जॉइंट की मूवमेंट कराते हैं ईदर एक्टिवली और पैसिवली तो वो हमारे एफरेंट नर्व्स जो कि मसल में होते हैं, मसल जॉइंट में, उनको स्टिमुलेट कर देते हैं. ठीक है, और पेन गेट कंट्रोल के थ्रू वो पेन रिडक्शन में हेल्प करते हैं. Any association reduction in edema or muscle spasm as well as deterrence of functional shortening would aid in limiting pain. तो CPM को हम पेन कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं, बट एक्यूट पेन कंट्रोल करने के लिए CPM इज़ नॉट यूज, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. पोस्ट ऑपरेटिवली पेन कंट्रोल मेडिकेशंस में बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट ड्यूरिंग CPM ट्रीटमेंट. किसी को बहुत ही ज़्यादा पेन है तो हमें मेडिकेशन दे के कराना है. ठीक है. देन द फिफ्थ पॉइंट इज़ द एडिमा रिडक्शन. सो जो CPM का एडिमा रिडक्शन में जो रोल है वो इतना क्लियरली अंडरस्टूड नहीं किया गया है टिल नाउ. ठीक है, तो पैसिव मूवमेंट होती है लिम्ब की और एक इसमें एलिवेशन भी हो जाता है बॉडी पार्ट का, तो ये वेनस और लिम्फेटिक रिटर्न को इनिशिएट कर देता है बाय द मिल्किंग ऑफ मसल. ठीक है. सो देयर इज सिग्निफिकेंट एडिमा रिडक्शन आफ्टर आर्थ्रोप्लास्टी ऑफ द नी एंड एंकल आफ्टर ACL सर्जरी. अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या होंगे? सर्जिकल रिपेयर ऑफ स्टेबल इंट्रा आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स आफ्टर जॉइंट सर्जरी following ORIF, fracture management. ORIF is open reduction internal fixation after joint arthroplasty, after surgery or chronic pathology related to knee extensor mechanism. Then joint contractures, meniscectomy, after knee manipulation, after joint debridement, tendon lacerations, osteochondral repair के बाद for enhancing the resorption of a hemarthrosis, thrombophlebitis, following surgical correction of chondromalacia patellae. दीज आर द इंडिकेशंस. यहाँ पे आप CPM दे सकते हो. अब किन केसेस में आप नहीं दे सकते? केसेस इन विच द डिवाइस कॉजेज एन अनवांटेड ट्रांसलेशन ऑफ अपोजिंग बोन्स ओवर स्ट्रेसिंग द हीलिंग टिश्यू. जहाँ पे हमें ओवर स्ट्रेस नहीं करना है हीलिंग टिश्यूज़ को. अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में, स्पास्टिक पैरालिसिस में, अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन में. ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन रहता है, सो CPM may be applied in long term bouts where the patient is continuously attached to the unit, or the device may be applied in 1 hour treatment bouts 3 times a day. यानी कि 1 hour 3 times a day. After surgery, use is for 6 to 8 hours a day. The duration preferred by patient is 4 to 8 hours. अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? So the use of CPM in conjunction with anticoagulation therapy may produce an intracompartmental hematoma or deep vein thrombosis. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट की क्या मेडिकेशंस चल रही हैं. Skin irritation from the straps or carriage may develop. Over tightening of the straps can lead to necrosis of the incision site or the other local tissue. तो हमें जो CPM मशीन की स्ट्रैप्स हैं वो इतनी तेज़ भी नहीं बांधनी है कि पेशेंट का ब्लड फ्लो ही रुक जाए. अगर हम एविडेंस की बात करें CPM के, तो ऑल्दो द रैशनल फॉर द यूज़ ऑफ CPM इज साउंड, many published research articles question the efficacy for most clinical application. CPM has not been demonstrated to be more effective than traditional manual therapies. The exception to this is the condition involving the articular cartilage, in which compression of the joint surface may be avoided. The effect of CPM on healing of articular cartilage cannot be validated because the lack of quality controlled studies. तो अभी तक इतनी कोई रिसर्च हुई नहीं है इस डोमेन में. So nearly all studies conclude that there is no significant long-term difference in pain or ROM between patients who received post-operative CPM and those who did not.
So the decision to include CPM in early treatment protocol must be made by considering the immediate and long-term benefits relative to the associated cost and potential hazards. So setup and application. तो इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे: प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड द टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट. पेशेंट प्रिपरेशन हमें कैसे करना है कि पेशेंट को पहले हमें सारा अच्छे से बता देना है, उससे कंसेंट ले लेना है, ठीक है. हमें देख लेना है कि पेशेंट को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, ठीक है. जो यूनिट है वो हमारी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ठीक है. जो पेशेंट है, CPM पेशेंट है, उसको हमें अच्छे से सारा इन डिटेल बता देना है कि आपको ये पोजीशन करनी है, ऐसे रखना है, ऐसे बैठना है, कोई चीज़ छेड़नी नहीं है, ठीक है. Most CPM devices can be adjusted to fit the involved extremity even when the patient is wearing a brace or surgical bandage. The physician may elicit to remove circumferential wraps and cover the limb with a single cotton or elastic sleeve. तो पेशेंट की एक्सट्रीमिटी को हमने कवर कर लेना है. देन पेशेंट की जो लेंथ है थाई की, फ्रॉम इश्किल ट्यूबरोसिटी टू द जॉइंट लाइन ऑफ द नी, उसको मेजर कर लेना है. देन एडजस्ट द प्रॉक्सिमल कैरेज सो दैट द प्रॉक्सिमल एंड मीट्स द बॉटम ऑफ बटक्स. ये हम लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं. डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लोअर लेग by measuring from the joint line of the knee to approximately 1/4 inch beyond the heel. Then adjust the distal portion of the carriage accordingly. Place the lower extremity in the unit with the joint line of the knee aligning to the articular hinge of the CPM unit. Adjust the foot in the foot plate so that the tibia is placed in the neutral position. Internally or externally rotating the tibia can result in increased stress on ACL. इसलिए tibia जो है, foot जो है वो rotate नहीं होना चाहिए. नाउ द इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट. तो पेशेंट को हमने हैंड हेल्ड कंट्रोल दे दिया और हमें इंस्ट्रक्शंस दे दी कि आपको इस रिमोट को कैसे यूज़ करना है. हमने ROM सेट कर दी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. Generally, this protocol is started with a limiting ROM and progress to full ROM as healing occurs and pain decreases. The programmed ROM and the actual ROM imposed on the joint may be up to 20 degrees different. So confirm the actual joint motion using a goniometer. कई बार CPM में जो रेंज आती है, पेशेंट की रेंज उससे ज़्यादा हो जाती है नॉर्मली में. अगर हम बिना CPM के मूवमेंट कराएं तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. स्पीड को हम सेट करेंगे ट्रीटमेंट की, ठीक है. पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं कि जो आपकी ROM है वो हमें आपको धीरे धीरे इंक्रीज़ करनी है जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिकॉग्नाइज प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द CPM कैरेज. उससे अच्छे से पूछ लेना है कहीं पर प्रेशर वगैरह फील हो बहुत ज़्यादा तो बता देना है थेरेपिस्ट को. रेगुलरली चेक फॉर द साइंस ऑफ इंट्रा कंपार्टमेंटल हेमरेज और डीप वेन थ्रोम्बोसिस. देन फॉर द termination of treatment, so position the carriage to best suit removing the limb from the unit, usually just short of full extension. loosen the straps आपने लूज़ किए, आपने केयरफुली एक्सट्रीमिटी को लिफ्ट किया, ठीक है, और CPM यूनिट रिमूव कर दी. आप एक थेरेपिस्ट दूसरे थेरेपिस्ट की असिस्टेंट की भी हेल्प ले सकते हो. फिर आपने स्लीव को हटाया उसकी एक्सट्रीमिटीज़ पे जो आपने लगाई थी. देन आपको जो पेशेंट की एक्सट्रीमिटी है उसको इंस्पेक्ट करना है. जैसे ये नहीं CPM लगाया हटाया और छोड़ दिया, नहीं. उसके बाद हमेशा पेशेंट की एक्सट्रीमिटी को देखो कि भाई कोई अनड्यू साइंस तो नहीं है, पेशेंट को पेन तो नहीं बढ़ गया बहुत ज़्यादा, कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही, ठीक है. वो चीज़ें हमें देखनी है. अच्छे से एक्सट्रीमिटी पेशेंट की क्लीन करी और फिर पेशेंट को हम बता देंगे अच्छे से कि आपको कोई भी अगर ऐसा साइन आपको दिखता है आगे तो आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें. अब मेंटेनेंस ऑफ CPM, तो एक तो हर ट्रीटमेंट के बाद और एक क्वार्टरली हमें CPM मशीन को देख रेख करनी होती है, ठीक है. हर ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या करना है, हमें सर्फेसेस को क्लीन करना है विद अ डिसइंफेक्टेंट सोप. इफ़ द यूनिट बिकम्स सोइल्ड विद ब्लड और अदर बॉडीली फ्लूइड्स, यूज अ 10% solution of household chlorine bleach to clean the surface. Clean or replace the carriage cover. Some covers may be sterilized by using an autoclave at 225 degree Fahrenheit. Covers may be reused for the same patient, but patient-to-patient reuse is not recommended because of the danger or risk of infections. क्वार्टरली हमें क्या सर्विस करानी है कि हमें जो उसके सारे हिंजेस हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, उनको लुब्रिकेट कराना है एंड चेक द इलेक्ट्रिकल प्लग, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड, ठीक है. ये सारी चीज़ें, कोई विजिबल डैमेज है तो उसको हमें ठीक करना है. तो आई होप आपको CPM, उसके यूजेस, बेनिफिट्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो रिलेटेड टू CPM. आई विल आंसर दैट. थैंक यू.